बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। फोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में रोशनी नहीं थी, शायद हमेशा की तरह आज भी बिजली नहीं थी। कमरे में खिड़की के जरिए चांद की चांदनी दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना फोन तलाश कर सका। फोन मैंने जल्दी से कान के साथ लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। जी कौन? रात के इस टाइम कौन हो तुम? मुझे तंग करने वाले? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त अकबर। हाँ अकबर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? यार वो मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी, वो मेरी तरफ आ रही है। कौन कौन तुमको मार देगी? हेलो हेलो अकबर। लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने खुद अकबर का फोन डायल किया मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मैं अचानक उसकी बातों से परेशान हो गया था। अकबर की नई नई शादी हुई थी, वो मेरे साथ बैंक में काम करता था। हम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मेरा नाम सफीर हुसैन है और मैं एक गैर शादीशुदा हूँ और आजाद फितरत का मालिक हूँ। मैंने अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर कम आबादी वाले इलाके में था। घर के पास एक नहर गुजर रही थी और उसके पास एक कब्रिस्तान था। जल्द ही मैं उसके घर पहुंच गया। उसका घर 3 कमरे पर मुश्तमिल था। 2 कमरे, एक बावर्ची खाना और छोटा सा सहन था, जिसमें एक बड़ा पुराना कीकर का दरख्त था जिसके ऊपर बहुत से परिंदों के घोंसले बने हुए थे। सहन से होते हुए मैंने कीकर के दरख्त पर नजर डाली। परिंदे खामोशी से अपने घोंसलों में दबकर आराम कर रहे थे। हवेली का दरवाजा हमेशा की तरह खुला ही था, लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफी देर तक दस्तक दी लेकिन कोई जवाब न मिला। मुझे खिड़की का ख्याल आया जो नहर वाली साइड पर थी। मैं हवेली की पिछली तरफ गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि खिड़की खुली थी और खिड़की के ऊपर ताजे खून के निशान थे। मैं खिड़की के जरिए अंदर आया। अब बिजली आ चुकी थी। मैंने बल्ब जलाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अकबर बेड के नीचे खून में लिपटा हुआ पड़ा था और भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अकबर को चेक किया तो वो इस दुनिया को छोड़ चुका था कि अचानक मेरी नजर खून के धब्बों पर पड़ी जो किसी के नंगे पांव के थे। यानी कोई कमरे से खिड़की की तरफ से बाहर गया था और खून के निशान उसके पांव के जरिए फर्श पर बने हुए थे। मैंने पहले घर की तलाशी ली लेकिन भाभी का कोई पता न चला। लेकिन वो कातिल हो सकता है भाभी को साथ ले गया हो। मैंने पांव के निशानों का पीछा करने का फैसला किया और खिड़की के जरिए बाहर की जानिब निकल आया। लेकिन मैंने थाने कॉल कर दी थी और सब हकीकत बता दी थी। पांव के निशान टॉर्च की रोशनी में बहुत वाज़ेह नजर आ रहे थे। लेकिन ये क्या? ये निशान तो नहर में जा रहे थे। यानी कातिल ने नहर पार की थी। पर मैं नहर पार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने 1 किलोमीटर लंबा चक्कर नहर से होकर लगाया और फिर नहर की दूसरी जानिब उन पांव के निशानात तलाश करने लगा। लेकिन जल्द ही ताजे पांव के निशान मिल गए। ये निशान कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है कि अचानक मेरे कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लगी। मैंने वापस अकबर के घर की तरफ चलना मुनासिब समझा। मैंने अपना तारुफ करवाया और बताया कि ये निशान कब्रिस्तान में जा रहे हैं। मैं कब्रिस्तान में अकेला नहीं जा सकता। अगर आपने साथ चलना है तो चलें, क्योंकि वो कातिल भाभी को कब्रिस्तान की तरफ ले गया है। इंस्पेक्टर ने अपने साथ 2 आदमी लिए और बाकी वहां शवाहिद इकट्ठा करने लगे। हम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए थे। कब्रिस्तान बहुत ही पुराना और कदीम मालूम पड़ता था। मैं पहले इस कब्रिस्तान में नहीं आया। कब्रें टूट फूट का शिकार थीं। पांव के निशान अब हमें नहीं मिल रहे थे। हम लोग इधर उधर फिरने लगे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, क्या अकबर की किसी से जाती दुश्मनी थी या कोई कारोबारी दुश्मनी वगैरह थी? इंस्पेक्टर साहब, अकबर बहुत ही शरीफ और खानदानी इंसान था। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, तो उसकी शादी कब और कहाँ हुई थी और उसने बैंक से छुट्टी ली थी? सर, सुबह उसकी हाजिरी थी। सना से उसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। इस बात को 2 हफ्ते हो गए हैं।
गोया उन दोनों ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर शादी भी कर ली। जी इंस्पेक्टर, सना इस दुनिया में अकेली थी। माँ बाप एक हादसे में फौत हो गए थे, इसलिए चचा ने उसको पाला था। इसलिए उन्होंने भी शादी में देर नहीं की थी। वो कहाँ रहते हैं? वो भी इसी शहर में रहते हैं। वो भी शरीफ लोग हैं। शादी के दिन भी उनके घर गया था। बहुत नेक दिल और अच्छी फैमिली है। अचानक सिपाही ने आवाज दी, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर एक लड़की पड़ी है। हम एक तरफ दरख्त में चले गए। वहाँ काफी दरख्त थे और एक दरख्त के नीचे भाभी सना पड़ी हुई थी। और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो निशान भाभी के पाँव के थे, क्योंकि अब उनके पाँव पर खून जम चुका था और वो बेहोश थी। इंस्पेक्टर साहब ने गाड़ी वाले को कॉल कर दी और वो कब्रिस्तान के पास गाड़ी ले आया और हम भाभी को उठाकर कब्रिस्तान से बाहर आ गए। गाड़ी वहाँ पहले से ही मौजूद थी और उसको अस्पताल ले गए। भाभी काफी देर से बेहोश थी और वो बता सकती थी कि अकबर का कातिल कौन है और वो कब्रिस्तान में कैसे आई है। मैं अकबर के कफन दफन में मसरूफ था। अकबर का भाई और वालिद भी गांव से आए थे। अकबर का बड़ा भाई अकरम बहुत परेशान था, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वालिद का भी बहुत बुरा हाल था। वो तो अकबर की जिद के पीछे खामोश थे। अकबर ही जिद करके शहर आया था और बैंक में मुलाजिम हो गया था। शादी भी उसी ने अपनी पसंद से ही की थी। सना भाभी पर भी शक कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। शादी को तो कुछ ही दिन हुए थे और अभी तक अकबर की छुट्टी भी खत्म नहीं हुई थी, तो सना भाभी पर शक किस तरह किया जा सकता था? क्योंकि जब तक आप किसी से मिलते जुलते नहीं, आपको कैसे मालूम होगा कि वो कौन है और उसकी तबीयत कैसी है? आज इस वाक़े को 3 दिन हो गए हैं। भाभी अभी तक बेहोश थी और कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैंने बैंक से वापसी पर अस्पताल का चक्कर लगाया था। अकरम भाई और अकबर की वालिदा साहिबा अस्पताल में ही थे। उनको पता था कि भाभी वो जरिया है जिसके जरिए हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस के 2 आदमी भी हर वक्त ड्यूटी पर मौजूद होते थे। हमेशा की तरह मैं फारिग होकर थाने गया तो मेरी मुलाकात इंस्पेक्टर से हो गई। खान मेरा क्लास फेलो था और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। मैंने सारा वाकया खान को बताया। इंस्पेक्टर खान किसी गहरी सोच में डूब गया। काफी देर के बाद बोला, इस किस्म के 2-3 केसेस पहले भी हुए हैं। क्या मतलब? कैसे केसेस खान? अकेला घर आबादी से दूर रहता था, यानी कम आबादी वाला इलाका था, और उसके घर में सिर्फ वो पहले अकेला ही रहता था और फिर शादी भी अचानक और एक अनजान लड़की से हो गई। ये बात तो ठीक है, लेकिन सना भाभी तो बहुत अच्छी है, काफी खिदमत करती थी अकबर की। अच्छा, तो वो कहाँ है? क्या जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और अस्पताल में दाखिल हुई भी है, मगर बेहोश है। चलो सफी, अस्पताल चलते हैं, वहां पर ही बात वाज़ेह होगी। जब हम वहां पहुंचे तो अकरम भाई वहां पर मौजूद थे। अकरम भाई, क्या भाभी को होश आ गया? नहीं, वो अभी तक बेहोश है, टेस्ट हो रहा है। वो अंदर थिएटर रूम में है। हम बाहर इंतजार करने लगे। कुछ देर में डॉक्टर साहब आए तो खान ने पूछा, डॉक्टर साहब, अब मरीजा कैसी है और होश कब तक आ जाएगा? वो खतरे से बाहर है, होश भी जल्दी ही आ जाएगा। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसको कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। हम तीनों कमरे में आए तो मैंने देखा कि खान भाभी को गौर से देख रहा था। ये सना भाभी है, अकरम ने कहा। मैं इनको जानता हूँ। इसको जानते हो? आओ मेरे साथ बाहर आओ। हम दोनों बाहर आए और एक तरफ होकर खड़े हो गए तो खान ने बताया कि सफीर, ये सना लड़की है जो हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि हर कत्ल होने वाले दुल्हा के साथ हमें इसी की तस्वीर मिली है, लेकिन ये हमें मिल नहीं रही थी। ये क्या कह रहे हो? क्या सना भाभी कातिल है अकबर की? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक इस पर ही जा रहा है। मैंने तुमको सबूत दे सकता हूँ। हर शख्स की शादी के पहले दिन जो तस्वीरें ली जाती हैं वो कम से कम शादी के बाद हफ्ते बाद मिलती हैं, और जब तक ये लड़की अपना काम करके गायब नहीं हो जाती थी। लेकिन ये अब के बार किस तरह से पकड़ी गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो असल में अकबर ने कत्ल होने से पहले ही मुझसे बात की थी तो मैं फौरन निकल पड़ा था। 5-10 मिनट में मैं उसके घर पहुंच गया तो शायद ये उस वक्त अपना काम करके निकली ही होगी। मैं इसका पीछा करने लगा। मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं किसके पीछे जा रहा हूँ। मैं तो वो खून के निशानों का पीछा कर रहा था जो मैंने देखे थे। इंस्पेक्टर खान ने पुलिस स्टेशन फोन किया कि 2 लेडीज आई। मैंने खान से कहा कि अगर ये चक्कर है तो हमें किसी दम दरूद वाले से राब्ता करना चाहिए। हाँ सफी, तुमने ठीक कहा। मेरा एक जानने वाला है बुजुर्ग,
वो अमल करते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। जल्द ही वो लेडीज पुलिस वाली आ गई। हम दोनों उस बुजुर्ग के पास चले गए। बुजुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मुनव्वर था। वो बहुत नेक बुजुर्ग थे। उनके आस्ताना हर वक्त हुजूम में होता था। हर वक्त कोई न कोई आपकी खिदमत में मौजूद ही रहता। खैर, हमने पहले कॉल की थी, इसलिए वो हमारे मुंतजिर थे। मैंने इंस्पेक्टर साहब ने सारी बात हकीकत पीर बाबा को बता दी। पीर बाबा ने आंखें बंद कर ली और वो अमल मुंह में पड़ रहे थे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? उस लड़की की हकीकत या उसका खात्मा करना चाहते हो, या फिर कोई सख्त सजा देना चाहते हो? अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? उस लड़की की हकीकत या उसका खात्मा करना चाहते हो, या फिर कोई सख्त सजा देना चाहते हो? पीर बाबा, आप हमें पहले तो ये बताएं कि वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है। वो मुकम्मल इंसान नहीं है और ना ही मुकम्मल चुड़ैल है। वो एक इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है, यानी चुड़ैल की बेटी है। उसका इंसान बाप उसको छोड़कर चला गया था, जिसको उसकी चुड़ैल माँ ने मार दिया था, और उसकी माँ चुड़ैल को एक हिंदू ने चिल्ला काटकर अपनी कैद में कर लिया था। तो उसकी परवरिश इंसानों में हुई थी। उसके चचा ने उसको पाला था। चचा उसकी हकीकत से नाइल्म था और उसको अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो उस लड़की की बार बार शादी करवा रहे हैं, तो उनको शक नहीं हो रहा। आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो चुड़ैल की बेटी बहुत मासूम और भोली भाली सूरत लेकर पैदा हुई है। हर कोई उस पर एतमाद कर लेता है। वो अपना शिकार खुद ही तलाश करती है। 3-4 दिन वो अपनी खुराक पूछती है, फिर उसकी चुड़ैल वाली आत्मा जाग जाती है तो वो अपने शौहर का खून पी जाती है और हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जब उसके चचा को इस हादसे का पता चलता है तो वो बेचारा उसकी तलाश में थाने अस्पतालों में चक्कर काटता रहता है और न जाने कहां कहां उसे तलाश करता है। जब वो मिलती है तो एक नई कहानी सुनाती है और अपने मासूम चेहरे का फायदा उठाकर कुछ हफ्ते घर में आराम करती है और फिर ताजा दम होकर शिकार की तलाश शुरू कर देती है। तो क्या हर बार चचा उसको जहेज देता है? लेकिन पीर बाबा, इस बार वो पकड़ी कैसे गई और वो अब तक बेहोश क्यों है? मैंने पहले ही बता दिया था कि वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन उसके अंदर इंसान का भी खून है, इसलिए वो कमजोर और थकावट भी महसूस करती है। उस रात जब अपना शिकार करके कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी तो उसे नहर भी पार करना पड़ी थी। उसको मालूम हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए जल्दी में वो उस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई। क्योंकि अब उस पर थकावट तारी हो गई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? उसको जिंदा रखकर सजा देना चाहते हैं या उसको खत्म करना चाहते हैं? क्या पीर बाबा उस पर गोली असर कर सकती है? हाँ, करेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसकी मौत उस गोली से वाक़ई हो जाए। उसको मारने के लिए उसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चिल्ला काटना होगा, जिसके बाद उस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी। इसके बाद आप जो सजा उसको देना चाहें उससे वो तकलीफ उठाएगी और आइंदा हो सकता है कि वो ये गलत काम ना करे, हमेशा के लिए छोड़ दे। अब चिल्ले के लिए कोई आदमी तलाश करो। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चिल्ला काट रहा हूँ जो आधी रात का है, तो पहले रात किसी पुरानी कब्र पर बैठकर करना होगी। मैं तैयार हूँ। उसने मेरे दोस्त को मारा है और न जाने कितने लोगों का और शिकार करेगी और कितनों को शिकार बना चुकी है। ठीक है सफीर बेटा, ये लो सत्तू के दाने। किसी पुरानी कब्र पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला करना है और हिसार से बाहर नहीं आना। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी आवाज आए या मैं खुद ही आऊं या तुम्हारा दोस्त अकबर भी आ जाए, तुमने किसी की बात पर अमल नहीं करना। बस मेरा बताया हुआ अमल करते रहना और दिन में किसी से कोई बात नहीं करना है। बैंक से छुट्टी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल भी हो सकती है और वो एक चुड़ैल की बेटी है। रात का वक्त था। फोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई तो ये इत्तला मिली कि भाभी सना अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गई है। इस बारे में और कुछ भी मालूम ना हुआ। मैंने उसी वक्त इंस्पेक्टर से बात की तो उसने कहा, सफीर भाई, अब वो चिल्ला करना ही है और जरूर करना होगा। खुदा न करे वो कोई और काम कर दे और किसी की जान चली जाए। सुबह होते ही बैंक गया और बैंक से 5 दिन की छुट्टियां ले ली और इंस्पेक्टर खान के पास चला गया। मैं पुलिस स्टेशन चला गया और वो मेरा इंतजार कर रहा था। हाँ, तो छुट्टी ले ली है? हाँ जी। ठीक है, चाय पी लो
तो हम सना भाभी के चचा के घर चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और मुझे उसका घर अच्छी तरह याद है। एक पड़ोसी से पता चला कि कल रात को जहांगीर साहब का इंतकाल हो गया है, इसलिए उसको दफन करने के लिए सब लोग उसकी आबाई गांव में गए हुए हैं। क्या सना भाभी भी उसके साथ है? जाहिरी बात है, सना बाजी चचा जहांगीर से बहुत प्यार करती थी, उन्हें तो जाना ही चाहिए था। और उनका गांव कहाँ है? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। उनका गांव का नाम है लाल सुंदर वाला और वो मोटरवे के साथ है। फैसलाबाद से कुछ पहले ही है। हम सबसे पहले पीर बाबा के पास गए और उन्होंने कहा, इस बात का फायदा उठा लो सफीर, तुम अपना चिल्ला आज रात से शुरू कर लो और इंस्पेक्टर खान तुम बेशक उसके पीछे गांव चले जाओ। अगर वो वहां नहीं है या नहीं मिलती या वहां से गायब हुई है तो मुझे इत्तला देना, मैं फिर अमल से पता करूंगा कि वो कहाँ है। ठीक है पीर बाबा, जिस तरह से आपने हुक्म किया वैसे ही होगा। फिर मैं कब्रिस्तान चला गया और रात के लिए जगह तलाश करने लगा। जल्द ही मुझे एक पुराने दरख्त के पास एक पुरानी कब्र मिल गई। मैं उस पर निशान लगाकर आ गया और खाना खाकर सो गया था। मेरी आंख शाम को 5 बजे खुली। अभी अंधेरा होने में तो कुछ देर बाकी थी। मैं अपनी जगह पर पहुंच गया था। वहां पर मैंने हिसार खींचा तो मैं उस कब्र पर बैठ गया और चिल्ला शुरू कर दिया। पहली रात सुकून से गुजरी। इंस्पेक्टर खान सना के गांव गया हुआ था। मैं घर में आकर सो गया। दिन को बहुत सी कॉलें आई लेकिन मैंने रिसीव नहीं की। शाम 5 बजे के करीब मैंने उठा और खाना वगैरह खाया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। अपनी जगह पर पहुंचकर मैं बैठ गया। आज मौसम भी खराब मालूम हो रहा था। चांद का कोई नामो निशान न था। हवा तेज से तेज होती जा रही थी और मुझे चिल्ला करने में काफी मुश्किल हो रही थी। मैं हैरान था कि जब मैं घर से निकला तो मौसम साफ था, लेकिन जब कब्रिस्तान में कदम रखा तो मौसम खराब हो गया। खैर, मैं अमल करने लगा कि आसमान पर बिजली चमकी और बादल शोर करने लगे और हवाएं तेज तेज चलने लगी। बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। मुझे अमल करने में मुश्किल तो हो ही रही थी। कुछ देर में बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन ये क्या, बारिश हिसार के बाहर हो रही थी और जिस जगह मैं था वहां कोई असर नहीं हो रहा था। बादल खूब बरसा, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि पानी का एक कतरा भी मेरे करीब नहीं आ रहा था। मौसम अब साफ था, चांद नजर आ रहा था और चांदनी हर चीज को मुनव्वर कर रही थी। बादल का शोर थम चुका था और अब मुकम्मल खामोशी थी। मैंने अपना अमल जारी रखा था। सुबह होने से पहले मुझे इंस्पेक्टर खान अपने पास आता हुआ नजर आया। खान ने कहा, सफीर, ये अमल, ये चिल्ला छोड़ दो। हमने सना को मार दिया है। अब वो मर चुकी है। लेकिन उस वक्त मैं होश में था। मुझे पीर बाबा वाली बात याद थी। मैं भला चिल्ला कैसे छोड़ सकता था? मैं चिल्ले में मगन रहा। खान ने कहा, उठ जाओ मेरे दोस्त, क्यों देर कर रहे हो? अपना टाइम जाया कर रहे हो। आओ मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ो। खान ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो गायब हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। सुबह हुई तो मैं घर लौट आया और खाना खाकर सो गया। शाम को अपने टाइम पर उठा और अपना सख्त इम्तिहान होने वाला था और मैं उसके लिए तैयार था। मैंने आज मगरिब की नमाज कब्रिस्तान के पास जाकर अदा की थी, क्योंकि पहले मैं घर में अदा करके जाता था। चिल्ला मैंने अपने टाइम पर शुरू कर दिया। वो तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मुझे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई सफेद साफ में मेरी तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा कि वो सना ही है। उन्होंने बहुत मासूम सूरत बनाई हुई थी और मुझसे मुआफी मांगने लगी। सफीर भाई, मुझे माफ कर दे। मैं जितना चाहती हूँ, मेरा वादा है, आइंदा मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। काफी देर खड़ी रही, फिर खामोश और मायूस होकर चली गई। कुछ देर बाद खामोशी रही, फिर पीर बाबा मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, बेटा, इसको मुआफ कर दो, वो तुमसे मुआफी मांग रही है। इसकी ये सजा बहुत है कि सबके सामने उसका चेहरा बेनकाब हो गया। मैं पीर बाबा की बात करने ही वाला था कि मेरे कानों में आवाज आई, ये सब नजर का धोखा है, ये मैं नहीं हूँ, तुम अपना अमल जारी रखो। फिर वो पीर बाबा भी वहां से चले गए। मैं इसी चक्कर में था कि ये चिल्ला किसी तरह पूरा हो। सुबह होने से पहले कब्रिस्तान एक शोर से जाग उठा था। कब्रों से मुर्दे निकलने लगे।
درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے، کچھ درختوں کو آگ لگ گئی، جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر بھی میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہیں لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں نے حصار سے باہر نکل کر دیکھا کہ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔